Hello students. So chapter 7, conservation of plants and animals going on, and in last video I taught you about the wildlife and we were discussing about the causes of depletion of wildlife. So you know very well there are some causes of depletion of wildlife. So we will discuss today in detail these all causes. So first one is here habitat loss. So you will see what is habitat loss. Sometimes the cause of depletion of wildlife is the loss of their habitat. That is the place where they live and develops. So we know very well कि जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहते हैं, वहाँ पर डेवलप होते हैं, सरवाइव करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अगर उनका वो हैबिटेट लॉस होता है या उस हैबिटेट को कोई डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो भी रेगुलरली जो है लॉस होती जाती है. तो वाइल्ड लाइफ के डिप्लेशन का जो एक मेन रीज़न है वो है वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है वो उसका लॉस होना, उसका डैमेज होना. ओके, सो understood this one cause. Now you will see next one, climate changes. So what is climate changes? As we know, different kinds of plants and animals have specific habitat requirement. Okay, climate changes can actually cause disastrous loss of wildlife. So we know this thing. Most of plants and animals have a specific habitat requirement. यानी हर एक प्लांट और एनिमल का एक स्पेसिफिक हैबिटेट रिक्वायरमेंट होता है. या हम कहें कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स या ट्रीज ऐसे होते हैं जो माउंटेन रीजन्स में ग्रो करते हैं. आई टॉट यू दिस थिंग फर्स्टली. ओके, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ओशियंस में ग्रो करते हैं या फिर जो रिवर्स होती हैं उनमें ग्रो करते हैं. ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में रह सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि कोल्ड रीजन्स में रह सकते हैं, पोलर रीजन्स में रह सकते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो कि ओशियंस एंड सी इन सब में रह सकते हैं, कुछ हैं फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं. तो हर एक एनिमल का और प्लांट का क्या होता है, एक स्पेसिफिक हैबिटेट रिक्वायरमेंट होता है. और अगर वहाँ के हैबिटेट में क्लाइमेट चेंज होता है, इन दैट कंडीशन इट विल बी डिजास्ट्रस लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो उसकी वजह से क्या होगा, एनिमल्स का जो लाइफ है वो बहुत भयंकर तरीके से लॉस होगा, उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा जो है इससे इफेक्टेड होगी. सो देयर इज एग्जाम्पल, अ स्लाइट ड्रॉप और राइज इन एवरेज रेनफॉल will lead to seasonal changes that can harm hibernating mammals. इसको बहुत ध्यान से समझो कि एक स्लाइड ड्रॉप और राइज, ठीक है, अगर एवरेज जो रेनफॉल है, एवरेज रेनफॉल का मतलब होता है जो कि पूरे वर्ष में जितनी बारिश उस एरिया में होती है, तो अगर उस एवरेज रेनफॉल में थोड़ा सा भी अगर वो उसका एवरेज कम या ज़्यादा होता है, राइज ज़्यादा हो जाना, ड्रॉप में कम हो जाना, तो अगर स्लाइटली भी वो क्या हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है, इन दैट कंडीशन वहाँ पे क्या होगा, सीजनल चेंजेस आ जाएंगे. सीजनल चेंजेस से मतलब मौसमी परिवर्तन वहाँ पर आ जाएगा. एंड दैट कैन हार्म हाइबरनेटिंग मैमल्स, जो कि किनको हार्म करेगा, जो हाइबरनेटिंग मैमल्स होते हैं. हाइबरनेटिंग मैमल्स कौन से होते हैं, जो कि शीत निद्रा में जाते हैं. ठीक है, शीत निद्रा से मीन है कि वो अपना कोल्ड जो सीजन है या ठंड का जो मौसम है, जो विंटर सीजन है, उसको वो क्या करते हैं, सिर्फ सोने में ही गुजारते हैं. वो उन दिनों कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सोते ही हैं. 5-6 मंथ
जितना भी कोल्ड सीजन होता है उस पूरे सीजन में वो सिर्फ सोते ही रहते हैं, तो उनको हाइबरनेटिंग मैमल्स कहा जाता है। ठीक है, तो अगर रेनफॉल कम एंड ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में ये जो हाइबरनेटिंग मैमल्स होते हैं उनके क्लाइमेट में क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे एंड उन चेंजेस की वजह से उनकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। तो that is about the climate changes. So now you will see one thing is here कि जो climate changes हैं वो बहुत सारे reasons में हो सकते हैं। like अगर हम बात करते हैं कि कोई animal जो कि polar regions में रहता है, जैसे polar bear है वो polar region में रहता है, तो उस कंडीशन में अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड वहाँ के ग्लेशियर्स, वहाँ की आइस ये सब मेल्ट हो जाती है, तो ऐसे में पोलर बियर के लिए वहाँ पर सरवाइव करना बहुत ही क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो वहाँ पे इजीली सरवाइव नहीं कर पाएंगे और उनको उनके लाइफ को वहाँ पर हार्म होगा। ओके, सो दैट इज अबाउट द क्लाइमेटिक चेंज। नाउ नेक्स्ट यू विल सी about the pesticides and toxic chemicals. So this you will listen now. पेस्टिसाइड्स से मीन होता है कीटनाशक, यानी कि वो चीज़ें जो कि हम कीटों को मारने के लिए यूज़ करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स एंड जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, यानी कि जो हम कहें कि पॉइजनस मटेरियल है एक तरह का, तो उनकी वजह से भी वाइल्ड लाइफ को हार्म होता है। सो यू मे सी वंस हियर द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स कैन हार्म वाइल्ड लाइफ एज दे आर टॉक्सिक। तो ये क्या कर सकते हैं, उन को हार्म पहुंचा सकते हैं। ये जो पेस्टिसाइड्स और जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ये वाइल्ड लाइफ को हार्म पहुंचाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर टॉक्सिक। ये क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। एग्जाम्पल है फंजाइसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स, डीडीटी, बोरिक एसिड, ये कुछ केमिकल्स हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जो कि क्या करते हैं, स्पेसिफिकली हम उनको यूज़ करते हैं। जैसे फंजाइसाइड्स होते हैं फंजाइस को ख़त्म करने के लिए, हर्बिसाइड्स होते हैं जिससे बहुत बार हमारे खेतों में फसलों के साथ में कुछ एक्स्ट्रा टाइप ऑफ प्लांट हो जाते हैं जो कि यूज़फुल नहीं होते हैं और हमारी फसलों को भी हार्म पहुंचाते हैं। लाइक हम उनको खरपतवार बोलते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम ये हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, साथ ही जो डीडीटी एंड बोरिक एसिड है ये भी कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिनका यूज़ हम अपने खेतों में या फिर फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स को दूर रखने के लिए इन सब में करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वाइल्ड लाइफ को हार्म पहुंचाती हैं। ये मैंने बताया था कि किस तरह से पहुंचाती हैं कि ये जो केमिकल्स होते हैं वाटर सोर्सेज के साथ मिक्स होकर के एंड रिवर्स में पहुंच जाते हैं, और जब उन्हीं रिवर्स को वो वाइल्ड एनिमल्स एज अ वाटर उनका वाटर ड्रिंक करते हैं तो वो उनकी बॉडी को हार्म पहुंचाता है। ठीक है, बहुत सारे फूड मटेरियल के थ्रू भी उनकी बॉडी में ये केमिकल्स जा सकते हैं। तो ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं वाइल्ड लाइफ को डैमेज करने के, डिप्लेट करने के। नेक्स्ट वन इज हियर हंटिंग एंड पोचिंग। हंटिंग एंड पोचिंग क्या होता है? हंटिंग का मीन होता है किसी एनिमल को हंट करना फॉर देयर फन। जैसे पहले के राजा महाराजा शिकार पर जाते थे और वो जंगलों में किसी एनिमल का शिकार करते थे, तो उसलिए अपने मनोरंजन के लिए, अपनी खुशी के लिए, एंजॉयमेंट के लिए किसी एनिमल को मारना। पोचिंग का मीन है कि किसी एनिमल के जो इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको लेने के लिए उनको मारना। लाइक जो किसी एनिमल की स्किन को लेने के लिए, एलिफेंट के टस्क लेने के लिए, या किसी एनिमल का हॉर्न लेने के लिए। तो ये जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, फरी बॉडी होती है उसको लेने के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए जब हम पोचिंग करते हैं, किसी जानवर को मारते हैं, तो दैट इज पोचिंग। सो अनरेगुलेटेड हंटिंग और पोचिंग
and poaching can harm wildlife. तो जो चीज़ अनरेगुलेटेड हो रही है, यानी कोई उसको रेगुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, कितनी भी आप संख्या में जानवरों को मार रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाइल्ड लाइफ जो है उसको हार्म होगा। तो ये चीज़ भी जो है डिप्लेट करती है एनिमल्स को और उनकी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट वन यू विल सी नेचुरल फिनोमेनन। सो देयर आर सम फिनोमेनन। फर्स्ट वन फ्लड, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस। तो वॉल्केनो इरेप्शन की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से भी वाइल्ड लाइफ क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। फ्लड आएगा तो जो फॉरेस्ट है वो भी डिस्टर्ब होंगे। फॉरेस्ट में क्योंकि रिवर्स तो हमें पता है कि माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट से होती हुई निकलती है, तो अगर फ्लड आता है तो फिर पूरा प्लांट भी, जो ट्रीज प्लांट हैं वो भी उखड़ जाते हैं एंड वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होता है। वहाँ के बहुत सारे एनिमल्स फ्लड के साथ में बह जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये रीज़न, अर्थक्वेक में भी बहुत से एनिमल्स जो हैं दब जाते हैं पेड़ों के नीचे या फिर पहाड़ों के नीचे, तो उसकी वजह से भी जो है डैमेज हो सकते हैं, डिप्लेट होते हैं। वॉल्केनो इरप्शन की वजह से भी एनिमल्स की लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो ये कुछ नेचुरल फिनोमेनन है जिसकी वजह से एनिमल्स जो हैं डिप्लेट होते हैं। नेक्स्ट वन, pollution. So pollutant released in environment are ingested by variety of organisms. जो पॉल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न की हमारे व्हीकल से निकल रहा हो, हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज से निकल रहे हो, बर्निंग से निकल रहे हो, तो कोई भी पॉल्यूटेंट्स जो कि किसी भी रीज़न के थ्रू निकल रहा है तो वो क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में इंजस्ट हो जाता है, उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, चाहे वो फूड के साथ जाए, चाहे वो वाटर के साथ जाए, चाहे वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू जाए। तो अगर उनकी बॉडी में ये पॉल्यूटेंट्स एंटर करते हैं तो ये उनकी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। सिर्फ एनिमल्स की बॉडी को ही नहीं है, हम ह्यूमंस की बॉडी को भी हार्म पहुंचाते हैं। अगर हम पॉल्यूटेड एयर को एज ए ब्रीथ ले रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक ले रहे हैं, तो बहुत सारी टाइप की जो है रेस्पिरेटरी डिजीज़ हमें हो सकती हैं, बहुत सारे टाइप से स्किन प्रॉब्लम्स, आइज़ में प्रॉब्लम्स, है ना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इचिंग हो सकती है। तो सिर्फ वो हमें एनिमल्स को ही नहीं, सबको ही हार्म पहुंचाता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है एनिमल्स की लाइफ को डिस्टर्ब करने का। ओके, सो ये सब कॉजेस थे उनकी लाइफ को डिप्लेट करने का, वाइल्ड लाइफ को डिप्लेट करने का। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो हमने देखा वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वाइल्ड लाइफ किन रीजंस की वजह से डिप्लेट होती है, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ दैम, कि कैसे आप वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हो। सो यू विल सी इट रेफर्स टू प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर एनवायरनमेंट। सो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में हम कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, उनके प्रिजर्वेशन को, उनके बचाव को, प्रिवेंट करना, उनको प्रोटेक्ट करना एंड उनको रिस्टोर करना। किन चीज़ों को, वाइल्ड लाइफ को एंड उनका जो इन्वायरमेंट है उनको। रिस्टोरेशन से मीन होता है कि जो एनिमल्स हैं उनको आप क्या करो, उन ब्रीडिंग की प्रोसेस के थ्रू उनके नंबर्स को इंक्रीज़ करना। ठीक है, जो एनिमल्स जो हैं कम हो गए हैं उनमें ब्रीडिंग की प्रोसेस करवाई जाए, उनमें जनन की प्रोसेस करवाई जाए और नए एनिमल बेबीज को प्रोड्यूस किया जाए ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़े। तो वो रिस्टोरेशन हो गया। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, तो ये सारी चीज़ों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। तो इनमें कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, in this topic we will include these some following activities and which one are here. First one, the Inaction of Wildlife Act. So that is a act. So we will discuss about this act. The Inaction of Wildlife, that is act will also come here. So you will write here act. अब इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम।
तो इसमें क्या होगा, इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज का मीन होता है जो स्पीसीज क्या हो गई हैं, दुर्लभ हो गई हैं, बहुत कम उनका पॉपुलेशन है, मेंबर्स उनके बहुत कम हैं, तो उन रेयर स्पीसीज को इसके में क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, प्रोटेक्शन। सो दे आर सम एग्जांपल ऑफ रेयर स्पीसीज, दैट इज पाइथन, एलिफेंट, टाइग्रेस। सो ये कुछ एग्जांपल हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ बाय प्रोहिबिटिंग देयर हंटिंग फॉर वेरियस रीजंस। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से उनकी जो हंटिंग होती है उसको हम प्रोहिबिट कर सकते हैं। प्रोहिबिट का मतलब होता है उसको बिल्कुल निषेध कर दिया जाए, मतलब उसको ये कहा जाए कि अगर उसकी हंटिंग नहीं होगी और अगर कोई इन एनिमल्स को हंटिंग करता है, उनको मारता है, उनका शिकार करता है, तो उनके अगेंस्ट ना एक्शन लिया जाएगा, उन पे चार्जेस लगेंगे, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से उसको क्या किया जाए, प्रॉपर उसको प्रोहिबिट कर दिया जाए, उसकी हंटिंग को प्रोहिबिट कर दिया जाए। कौन से स्पीसीज का, जो रेयर स्पीसीज होती हैं, यानी बहुत कम उनके मेंबर्स बचे हैं। तो आपने देखा होगा पाइथन के मेंबर्स, एलिफेंट, ये भी बहुत कम होते जा रहे हैं। लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे इनके जो मेंबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो एक्ट है वो ये कहता है कि इन जो रेयर स्पीसीज होती हैं उनकी हंटिंग को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, और अगर कोई ऐसा करता है, करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये एक एक्ट हो गया जिसके थ्रू हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट वन पॉइंट इज हियर, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। सो हम वाइल्ड लाइफ को और किस प्रोसेस के थ्रू कंजर्व कर सकते हैं, दैट इज बायोस्फीयर जो रिजर्व्स होते हैं उनको स्टेब्लिश करके, उनको स्थापित करके, उनका कंस्ट्रक्शन करके भी आप क्या कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हो। सो यू विल सी हियर, इट कंजर्व्स बायोटिक कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वहाँ पर जो बायोटिक कम्युनिटी है, सो व्हाट थिंग्स विल इंक्लूड इन बायोटिक कम्युनिटी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी लिविंग थिंग्स वी विल इंक्लूड इन दिस, एंड लिविंग थिंग्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो बायोटिक कम्युनिटी को कहाँ पर कंजर्व किया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स में। एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया, साथ ही वहाँ उस एरिया में जो ट्राइबल्स रहती हैं, जो जनजातियाँ रहती हैं, लाइक जो आदिवासी, भील और ये सब रहते हैं, तो वो भी वहाँ पर अपनी ट्रेडिशनल लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। वहाँ पर एनिमल्स एंड प्लांट्स के साथ वो भी रहते हैं एंड उनकी लाइफ को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, एक तरह की बायोटिक कम्युनिटी को वहाँ पे रिजर्व किया जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स को वहाँ पे कंजर्व किया जाता है। एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ में कौन रहती हैं, जो ट्राइबल्स होती हैं, जनजातियाँ होती हैं, वो भी उन एरियाज में रहती हैं और वो अपनी ट्रेडिशनल लाइफ वहाँ पे स्पेंड करती हैं। यानी जिस तरह से वो सालों से रहती आ रही हैं, जिस तरह की ड्रेसेस वो पहनती हैं, जिस तरह का खाना वो खाती हैं, वो सारे ट्रेडिशनल अपना वहाँ पे ट्रेडिशन अपना फॉलो कर सकती हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो वो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। नेक्स्ट यू विल सी स्पीसीज प्रिजर्वेशन एंड असेंबलीज प्रोटेक्शन। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्पीसीज को हम प्रिजर्व कर सकते हैं और उनका जो संगठन है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ये किस तरह से हो सकता है, इट कैन बी डन बाय सेटिंग अप नेशनल पार्क्स एंड सैंचुरीज। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, नेशनल पार्क्स एंड सैंचुरीज को स्टेब्लिश करना होगा, उनको सेटिंग करनी होगी, उनको जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। So you will see about the national parks, areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. So national parks वो areas होते हैं जो कि reserved होते हैं, आरक्षित होते हैं स्पेशली वाइल्ड लाइफ के लिए।
ठीक है, जहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली उसका यूज़ कर सकते हैं, अपने हैबिटेट का वो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का वो यूज़ कर सकते हैं, यानी उनके लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। वो जिस एरिया में रह रहे हैं अपने हैबिटेट को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पे जो भी पानी के रिसोर्सेज हैं, फूड के रिसोर्सेज हैं, उन सब को वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए नेशनल पार्क्स। सेंचुरीज क्या होती हैं? सेंचुरीज वो एरियाज होते हैं वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्टर्बेंस टू देम, यानी वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उनको किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस वहाँ पर नहीं किया जा सकता, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, ना उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब किया जाता है। बट operations like cutting timber trees, collection of minor forest products etc. are allowed। लेकिन वहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है कि जो टिम्बर ट्रीज होते हैं, टिम्बर ट्रीज मतलब जो इमारती लकड़ियाँ होती हैं जिससे फर्नीचर बनता है, उनकी कटिंग वहाँ पे हो सकती है। एंड जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक उनके फ्रूट्स होते हैं, उनके फ्लावर्स होते हैं, या फिर गम होता है ना, इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पर से कलेक्ट कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये वहाँ पर अलाउ होता है। ठीक है, सेंचुरीज में अलाउ होता है कि आप टिम्बर ट्रीज को कट कर सकते हो एंड वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, माइनर प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें वहाँ अलाउ होती है, बट फिर भी आप जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को, उनके हैबिटेट को वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया सेंचुरीज। तो ये कुछ वे हैं जिसके थ्रू हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। सो अंडरस्टूड दिस ऑल थिंग्स प्रॉपरली। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस फ्लोरा एंड फ्यूना, बट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।